नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है और ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 017728001777 और 28000178, यानी 0177 यहाँ का एसटीडी कोड है और 28000177 और 28000178 पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कृषि के साथ बागवानी में बढ़ते कदम, यानी हम बागवानी की ओर भी जा रहे हैं और साथ साथ कृषि का जो इंटरेस्ट है वो बागवानी की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और मोहित शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि प्रगतिशील बागवान है। मोहित, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, और आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप कृषि के साथ बागवानी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर ये एक साथ ही एक बोलते हैं कि किसी सिक्के के दो पहलू हैं? मैम, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर भरा प्रणाम और हिमाचल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी हिमाचल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो जैसे कि आपने कहा कि कृषि के साथ बागवानी की ओर बढ़ते कदम, कृषि हमारा जो है वो सदियों से चलता आ रहा। एक हर गांव में कृषि का, हम गेहूं ले लें, मक्की ले लें, तो कृषि के ऊपर ही हमारे जितने भी पूर्वजों ने काम किया कृषि के ऊपर की। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पे मूल रूप से कृषि ही की जाती थी, वो भी सिर्फ अपनी जीवनी के लिए, ना कि हम उसको मार्केट में या कहीं पे जाके अपना गेहूं वो सेल करते थे। तो कुछ सालों पहले हमें कुछ लगा, या कुछ जिस तरह से आपने कहा कि बागवानी की, और हमने भी देखा, और बागवानी की कुछ नई किस्में भी जिस तरह से आई हैं, तो हमने भी कृषि के साथ साथ जो है बागवानी पे जाने का जो है वो निर्णय लिया था। जी, एक हम ये भी कह सकते हैं कि कोविड जहाँ पर सबके लिए प्रॉब्लम लेकर आई, लेकिन अगर इस क्षेत्र की ओर देखा जाए तो बहुत से लोग जैसे समय का अभाव होता था तो टाइम बहुत मिला लोगों को ये सोचने के लिए भी। कुछ लोगों का रोजगार जैसे छिन गया था तो वो कृषि की ओर और बागवानी की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समय था इसमें लोग इस ओर ज़्यादा बढ़े हैं? लॉकडाउन का जो समय था वैसे तो सभी के लिए बहुत बुरा था, और भगवान ना चाहे कि कभी ऐसा समय जो दोबारा आए। पर शायद लॉकडाउन ने, या इस कोरोना के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ, उसने जिंदगी में मनुष्य को ये सिखा दिया कि जो शहरीकरण है वही हमारी मूलभूत नहीं है। जब ये लॉकडाउन लगा तो हर एक आदमी जो अपने कहीं भी देश के किसी भी कोने में था, अपनी मात्र जहां उसकी भूमि है वहां आया, अपने गांव में आया, अपने खेतों में आया। हमारे क्षेत्र में भी, या शिमला की आप बात कीजिए, हम पहाड़ी थोड़ा क्षेत्र है हमारा, सभी लोग घर को आए और सभी लोगों ने बागवानी और किसानी को चुना। बीच में ऐसा भी वक्त आया कोरोना का जब शायद आदमी को लगा कहीं जो राशन ही ना जो है बंद हो जाए, तो लोगों ने चाहा कि अपनी जो पुरानी जमीनें हैं उसमें जो घास की कटाई थी, जो 20 साल से या 30 साल से जो लोग बाहर चले गए थे, उन्होंने भी आया। और मुझे लगता है कि लोगों का जो है एक मन बना है कृषि और बागवानी की तरफ। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि हम भी मतलब पहले कृषि की ओर ही ज़्यादा थे और अब बागवानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो कब आपने सोचा कि हमें भी इस ओर बढ़ना चाहिए और कैसे आपका रुझान बना? मैम, मैं इसकी शुरुआत 2016 के लगभग हुई, और इसमें मैं धन्यवादी हूँ बागवानी विभाग का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, जिसके तहत जो है वो एक बागवानी मिशन प्रोजेक्ट आया, जिसमें कि सघन खेती, जिसे हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। तो उसमें हमने 2017 में हमने अपने क्लस्टर के लिए अप्लाई किया और हमारा एक गांव का क्लस्टर बना, जिसके तहत हमने पहले 2017 में शुरुआत में जो है रूट स्टॉक के ऊपर अलग अलग कुछ वैरायटीज़ के जो है वो पौधे हमने 7-8 पौधे हमने अपने गाँव में लाए। मैं गांव सरेल का रहने वाला हूं, और हमारा मध्यम उसमें क्षेत्र आता है, ना ज़्यादा डाउन है ना ज़्यादा हाइट में है। तो 17 में जब हम थोड़े फेदर प्लांट्स थे, इंपोर्टेड थे, तो 17 के बाद हमें जब हमने 17 में लगाया तो 18 में उसमें थोड़े फ्लावर्स आने लगे, तो हमारा थोड़ा सा अंदर से खुशी भी हुई कि फर्स्ट टाइम हम एप्पल लगा रहे हैं, या पूर्वजों ने लगाए तो नहीं लगते थे, रॉयल वैरायटी होती थी। तो 17 के बाद में जब 18 में हमें सैंपल आने लगा तो हम थोड़ा और आकर्षित हुए। फिर हमारे क्लस्टर के थ्रू हमने इंपोर्टेड प्लांट्स 2018 से लेकर हमने लगाने शुरू किए, 2019-20 फिर लगातार हम लगाते रहे। तो जो हमने 2018 में हमने लगाए थे, और 17 में तो कुछ ही प्लांट्स लगाए थे, 2018 में हमने इसको 100, 150, 200 पे पहुंचा दिया था। 18 के बाद हमें 20 पे पहला सैंपल जो एक हमने बाजार में उतारा, तो पहले 7 जो स्मॉल बॉक्स, छोटे बक्से, तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक कृषि से जो हम बागवानी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, और इसमें आय के स्रोत भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले साल जो है ये फिर 7 पेटी से, या आपके 7 स्मॉल बॉक्सेस से 20 या 25 पे हो गए। जी, क्योंकि जब कुछ नया काम शुरू करते हैं तो टेंशन्स बहुत रहती है, समस्याएं भी बहुत आती है। तो आपको क्या लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते तो हैं लेकिन लगता है कि हम हमारे
हमारे बस का नहीं है, मतलब सबके मन में ये कहीं ना कहीं रहता है। तो क्या जो समस्याएं थी, कठिनाइयाँ थी, वो आपको फेस करनी पड़ी और अब आप उभर के उसमें आए हैं? जिस क्षेत्र से या निचले क्षेत्र की बात की जाए या मध्यम जिस हम क्षेत्र में रहते हैं, तो सभी के जो है हमारे क्षेत्रों में जितने भी 100, 200, 500, 1000 बीघों में सिर्फ गेहूं मक्की का एक चलता हुआ जो है रिवाज आ रहा था। जी, जी, तो शुरू में हमें भी बहुत परेशानी आई, क्योंकि हमारे सीधे खेत हैं। तो सभी गांव वालों ने या बुजुर्गों ने हमें कहा कि तू क्या कर रहा है, तुम सारे खेत ही जो है कहीं खराब ना हो जाए। मन में रहती है कि जब आप पहली बार कहीं पे किसी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो सभी को रहते हैं, पर हमने घर वालों को मनाया, घर वालों का साथ मिला, हमने लगाया। आज एक कह सकते एक सफल एक्सपेरिमेंट हमारे जो है परगना चौथा भज्जी स्टेट के लिए हुआ है कि निश्चित क्षेत्र में भी हम रूट स्टॉक के ऊपर जो हमने बगीचा कामयाब हुआ है। जी, हम जब ऑल ओवर हिमाचल की बात करते हैं तो हमारा एरिया जो है वो मतलब सूट करता है बागवानी के लिए। जैसे कई जगह तो है, जैसे किन्नौर या सोलन को हम ले सकते हैं कि वहाँ पे सब्जियाँ भी ज़्यादा होती है, किन्नौर में कुछ और चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे पंजाब में पर्टिकुलर गेहूँ या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे हम इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हिमाचल जो पूरा बागवानी के लिए सूट करता है, तो क्या लोगों को इस ओर ही ज़्यादा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? बागवानी निचले क्षेत्र में भी बागवानी का जो स्तर है वो पिछले मैं कहूँगा 2 साल से काफ़ी बढ़ गया है। जी। बागवानी विभाग का एक बहुत ही शानदार जो प्रोजेक्ट शिवा प्रोजेक्ट जो मैं कहूँगा वो निचले क्षेत्रों के लिए आया है, और जिसने कि निचले बिलासपुर और हमारे जितने निचले क्षेत्र हैं उसके किसानों को बागवानों की तरफ आए हैं। उन्हें अपने वहाँ के हिसाब से सेब नहीं हो सकता, तो वहाँ पे संतरा, मौसम्मी और अमरूद, ये जितने भी निचले क्षेत्र के जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं वो उस प्रोजेक्ट में जो है वो बागवानों के लिए पूरी मदद जो है बागवानी विभाग कर रहा है। जी, यानी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है, कई लोग बोल भी देते हैं कि यहाँ सेब नहीं हो सकते, यहाँ ये नहीं हो सकता। तो सेब ही ज़रूरी नहीं है, आप बहुत सारी किस्में हैं जो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेब ही सब कुछ है। जी। अगर कहीं सेब नहीं हो सकता आप एक बार ट्राई कर सकते हैं या आप लगा सकते हैं, पर जहाँ निचले क्षेत्र में आप ये कहेंगे सेब ही सब कुछ है, तो मेरा मानना ये भी गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेब ही है, तब तो जहाँ सेब नहीं होगा वहाँ बागवानी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। आपके पास प्लम है, कीवी एक बहुत अच्छा जो है अब निचले क्षेत्रों के लिए और मिड क्षेत्रों के लिए आया है, उसकी मार्केट कॉस्ट भी अच्छी है, और हमारे सेहत के लिए भी कीवी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके प्लम्स हो गए, एप्रिकॉट्स हैं, आपका संतरा आ जाता है, अमरूद आ जाता है। पर ये कहना मैम गलत होगा कि सेब ही जो है वो बागवानी का एक स्रोत। बागवानी में सारे जितने हमारे फ्रूट्स हैं वो सभी आते हैं, और बागवानी विभाग भी सभी जो है फ्रूट्स के ऊपर उसमें काम कर रहा है बागवानों के लिए। तो आपने जब शुरुआत की तो कौन से किस्म के आपने किस्में यूज़ की, और आप और भी किस्में कुछ यूज़ कर रहे हैं फ्रूट की? शुरुआत में मैम हमने सेब के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन मैंने किया, क्योंकि मैं खुद भी बागवानी विभाग में हूँ। तो हमने रूट स्टॉक के ऊपर जो है वो गाला की कुछ किस्में, और जो शैलेट्स पर और स्कारलेट्स पर जो स्पर किस्म की थी निचले क्षेत्रों के लिए, वो हमने शुरू में लगाई। और अभी भी हम जो है निचले वाले ही जो क्षेत्रों में लगती हैं किस्में जो आई हैं न्यू, उसी पे ही काम कर रहे हैं, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे हम काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे आपने भी कहा कि हमारा ना ज़्यादा पहाड़ी इलाका आता है, थोड़ी सी गर्मी का इलाका भी रहता है, तो पानी की समस्या हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो क्या ये जो पौधे हम लगाते हैं वो पूरे पानी पे ही डिपेंड रहते हैं, या फिर ऐसे भी हमारे पास अब किस्में आ रही है जिसमें पानी की ज़रूरत कम होती है? पानी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या जो बागवानी के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है वो पानी की ही है। जी जी। हमारे जो तो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे तो पानी के स्रोत बर्फ़ काफ़ी पड़ जाती है, तो नमी रहती है, और सेब को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। पर जो हम निचले क्षेत्र के लोग हैं, हमें पानी का जो ड्रॉट जिसे हम कहते हैं, आजकल भी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो ड्रॉट पड़ना जो शुरू हो जाता है। तो हमारी सरकार से भी यही रहेगी कि अगर पंचायतों को इरिगेशन पर्पज़ से आपके सतलुज से कोई परियोजना आती है, या हमारे क्षेत्र के लिए आती है, या हमारे पंचायत के लिए आती है, तो उससे बागवानों और किसानों का भला ही होगा। और जिस तरह से जल अब सतलुज से शिमला पहुंच सकता है, तो उसी के लिए जो बागवानों या किसानों के लिए भी हम तो लगते हुए 8-10 किलोमीटर का हमारा रहता है वहाँ पे, तो कृषि और बागवानी में उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो खास तौर पर आर्थिकी की बात करें, हम पर्टिकुलर लोगों की बात करें या फिर हिमाचल की आर्थिकी की बात करें, तो बागवानी से किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है? मैं पिछले साल की बात करूं तो लगभग 5000 करोड़ की जो इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर जनरेट करके देता है, जिसमें कि ये 3 महीने का एक ऐसा समय रहता है, या 3 या 4 महीने का, ये एक ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आपको 4 महीने में 5000 करोड़ की इकोनॉमी देता है। इसमें आप दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, प्रूनर है हमारा, वो हमारा पैसा से आपका स्टोर जुड़ता है, गाड़ी वाला है, पेटियां आप लेते हैं, लेबर एक है, ट्रांसपोर्टेशन है, अर्थ की मतलब सेब और फ्रूट बागवानी का जो काम है
ये एक सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, हम जुड़े हुए एक के साथ एक दूसरा आदमी इसमें जुड़ा हुआ है और आर्थिकी है इसमें। हम कृषि की बात करें, मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं पहले हम 1 बीघे में जो हम गेहूं लगाते थे उसमें 2 या 2.5 क्विंटल लगभग गेहूं हो जाता था अपने खाने लिए। तो अगर हमने उसको आर्थिकी के उसमें देखा तो लगभग 7 या 8 हज़ार गेहूं 1 बीघे से मिलता था। तो अब हम अपने उसमें 1 बीघे में 250 से 300 पौधे हमने जो लगाए हैं। जी, और भी डिस्कशन करेंगे। एक बार हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप नई शुरुआत कोई बागवानी से रिलेटेड करना चाहते हैं तो 0177 28001777 और 28000178 यहाँ के फ़ोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। 28000177 और 28000178। तो जी, आप बात कर रहे थे कि आर्थिकी में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर बागवानी से सभी लोग जुड़ते हैं। बागवानी कृषि के साथ साथ जी कृषि को भी हमें नहीं छोड़ना है। अगर हम कृषि को छोड़ देंगे तो खाएंगे। निचले क्षेत्र है, पंजाब है या हम दूसरे प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कृषि लार्ज लेवल पे होती है कि बेचना भी आसान है, उनसे रेवेन्यू भी आता है। और हमारे छोटे छोटे खेत हैं या जिस हिसाब से हम कृषि करते हैं तो हम बाजार में नहीं बेचते अपने अन्न को। तो मेरा यही मानना है कि कृषि के साथ अगर आप बागवानी में जुड़े तो उसमें जहां 1 बीघे में आपको 6,000 मिलता था, शायद आपके सेब जो हम खुद कह रहे हैं तो कुछ मेहनत है 2-3 सालों की, उसके बाद आपको वही चीज़ जो है वो 6 लाख। अगर आप 300 पौधे लगाते हैं और आप मिनिमम 1 बॉक्स रखते हैं, 300 बॉक्सेस जो है वो आपके 1 बीघे से आ रहे हैं और हम 2000 के एवरेज लेते हैं क्योंकि निचले क्षेत्र है, ना ज़्यादा ना ऊपर, तब भी हम 6 लाख के लगभग जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जी, एक बहुत अच्छी बात जो लग रही है कि रोज़गार जो है वो पर्टिकुलर जो सेब लगा रहा है या कोई भी बागवान है, कोई भी प्लांट लगा रहा है तो वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता। रोज़गार के बहुत सारे साधन बागवानी के साथ जुड़ जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैंने जैसे पहले भी कहा कि रोज़ जैसे ही सीज़न आपके शुरू होता है या दिसंबर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही काम खुलना शुरू हो जाता है बगीचे में और लोगों के लिए जो है आय का साधन भी बनता है। जो स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड है, दोनों के लिए काम है। इस बागवानी के क्षेत्र में स्किल्ड का भी काम है, अनस्किल्ड का भी काम है। उसके बाद आप अपनी दवाइयाँ देखिए, आप अपने पेटियों वाले देखिए, आप हम अपने लोगों की बात करें तो लेबर से लेकर प्रूनर्स हैं, फिर जाली का काम आ जाता है। मतलब निरंतर जो है आर्थिक हर एक आदमी की इसमें बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बागवानी ही कमा रहा है। बागवानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन से हर एक आदमी कमाता है। कहीं गाड़ियां आ रही हैं तो कहीं अपने होटल लाइन चल रहा है, कोई ढाबे वाला भी कमा रहा है। मतलब मेरा कहने का मैम कि इस 5,000 करोड़ की अगर हमारी इकोनॉमी है तो इसमें सबको शेयर हल्का हल्का जो है सबको जा रहा है। गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स कलेक्शन भी हो रही है। जी, तो जैसे आपने अपने गांव में सबसे पहले शुरुआत की, तो अब क्या लगता है आपको कि सभी लोग इस ओर बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या हेल्प मिल रही है? जब से हमने लगाया उसका तो हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट्स, और जो गांव के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं सभी ने धीरे धीरे जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। एक तो मैं चाहूँगा कि जो बागवानी विभाग है, काफ़ी ज़्यादा स्कीमें हैं बागवानों को ऊपर उठाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा स्कीमें जो है बागवानी विभाग दे रहा है। आपको नए पौधों पे ले लीजिए, आप जन उधार दे रहे हैं, आप मशीनरी ले लीजिए। लोगों को थोड़ा सा खुद भी जागरूक होकर सामने आना पड़ेगा। और जो अपने मन में एक भय है हमारा कि नहीं हमारे सेब नहीं हो सकता है, तो मेरा ये मानना है सभी को ये कहना है या गुजारिश है कि एक बार आप लगा के तो देखिए। अगर आप दूसरों के कहने से या दूसरों के बोलने से इस चीज़ से पीछे हट जाएंगे कि नहीं यार ये तो होगा ही नहीं कभी, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा ही किसी ने आविष्कारों के लिए भी सोचा होता कि नहीं हम तो यही ठीक है, तो शायद कोई भी आविष्कार नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि लोग जो हैं एक बार अपना ट्राई शुरू करें। जी, तो जैसे ये नई नई किस्में आना शुरू हुआ है तब से लोअर हाइट जो रहती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। तो ये क्या रहता है कि सभी के लिए इससे फ़ायदा मिल सकता है? नहीं तो पहले था थोड़ा लोगों को, जैसे कि लोग पहले लगाना भी शुरू करते थे लेकिन वो हो नहीं पाते थे, तो इनसे जो नई किस्मों के क्या फ़ायदे रहते हैं? जो मैम पुरानी किस्में थी उसमें लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये हम मानते हैं। रॉयल था तो रॉयल हम कई लोगों ने लगाया, 10-10 साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ा, उसके बाद कुछ नहीं लगा। शायद तभी हम लोगों की जो मेंटलिटी वैसी बनी कि शायद मत लगाओ सेब, खेत भी खराब होते हैं। पर नई किस्में आने से अब तो बिलासपुर तक जो है आपके सेब है, हरीमन जो अन्ना वैरायटी है वो आप खाने को लगा सकते हैं। इस हिसाब से हर एक, अब नौनी देखिए कितना जो है निमन उसमें आता है, हाइट ज़्यादा नहीं है नौनी की, तब भी वहाँ पे हर एक वैरायटी हो रही है। अब तो जितनी भी ये रूट स्टॉक पे मैम जो नया कॉन्सेप्ट आया है उस पर, या फेदर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप फेदर लगाइए, आप इस साल लगाइए, आप नेक्स्ट ईयर आप फ्रूट ले लीजिए, अगर आपने एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो मैं नए लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि जो लोग डर रहे हैं वो 5 या 10 फेदर प्लांट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग वैरायटी के 2-2 प्लांट्स लाइए और अपने पास लगाइए घर के आगे। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप खुद ब खुद आगे बढ़े। और आपने जैसे आपने कहा था कि आपके गांव को एक मौका मिला है बागवानी की तरफ आने के, उसके बारे में बताएं, क्या वो स्कीम है और किस तरह से आप अपने गांव में ये डेवलप कर रहे हैं? ये मैम
एक HPHDP प्रोजेक्ट है, सघन बागवानी, वर्ल्ड बैंक से जो है ये पोषित है प्रोजेक्ट, और इसके तहत जो है क्लस्टर्स जो है ये 2016 या 17 में बने थे, कुछ गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है इसकी। उसके तहत जो है हमारा शिमला ग्रामीण के तहत 2 ही जो है क्लस्टर बने थे, एक हिमरी आता है हमारे और एक हमारा सरैल गांव का क्लस्टर बना था। तो इसके तहत में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदे मिले हैं। पानी की स्कीम्स के लिए हमें पूरा वो टैंक्स जो है हमें मिल रहा है। ये कि लोगों को लगता है कि एकदम हो जाए, पर थोड़ा सरकारी समय तो लगता है और एक अच्छी बेनिफिट उठाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। और जब से ये हमारा प्रोजेक्ट आया तो हमें जितना रूट स्टॉक के प्लांट्स जिस पे सब्सिडी मिली है, बाहर ये प्लांट आपको ओपन में महंगा है, हम लोगों के लिए सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने दिया है। और अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है, टैंक्स हैं या आपके जैसे मार्केटिंग कमेटीज हमारी बन रही हैं, वो सब हमें जो है धीरे धीरे फ्यूचर में आएंगे और इसके कई लाभ है अगर लोग इससे जुड़ना चाहें। और ख़ास तौर पर अगर युवा जो है, जैसे कि आप भी जुड़े हैं और सारे युवा अगर जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर इस कहीं भी जॉब करने से, अगर दर दर भटकने से हम कह सकते हैं कि अगर आप कि वो इनकम नहीं हो रही है, अगर आप बागवानी से जुड़ते हैं तो कैसे आप अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं? आज की डेट में युवा को थोड़ा सा ये भी सोचना होगा कि हर एक आदमी बाहर जाता है, हम भी पहले बाहर रहे। आप 8-10 हज़ार या जितने की भी जॉब कर लो, आदमी को मैम सबसे पहले शौक चाहिए। अगर हमारे युवा के अंदर एक शौक आएगा, बागवानी या कृषि का शौक आएगा, तो हमारा युवा भी कुछ भी कर सकता है। आपको सिर्फ पेशेंस से 2-3 साल के अगर युवा हमारे समझ रहे हैं, ऐसा नहीं आपने कहा लॉकडाउन के बाद जो हमारे काफ़ी युवा हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमें अपनी ज़मीन में काम करना चाहिए, कृषि और बागवानी करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा युवाओं से यही है कि आप पेशेंस रखिए, आप उस साइड बाय साइड भी ले सकते हैं आप इस काम को, पर आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने लगा दिया और वो लग जाएंगे। जैसे एक बच्चे को पालते हैं, उसी तरह एक जो है सेब के पौधे या किसी भी पौधे को पालना पड़ता है। जी, जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी बागवानी क्षेत्र में जाने की, वो चाहे सेब हो या फिर अन्य किस्में हैं, तो शुरुआत कैसे करनी है? जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। सबसे पहले तो जो भी आप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको मिट्टी की अपनी जो जांच करवानी चाहिए, जो कि हमारे यहीं पे एग्रीकल्चर में पालूगंज में जो है वो हो जाती है। उसके बाद आप जो है अगर आप बागवानी की तरफ जाना चाहते हैं, तो जो आपका कंसर्न ब्लॉक है वहाँ पे एक आप HDO को मिले, HGO को मिले। लोग क्या करते हैं कि बस सीधा पूछ के या वरी पर यार ऐसा ही लगता है। तो मेरा सबसे ये कहना है कि काइंडली आप कंसल्ट करें उन लोगों को कि आप कौन सी किस्म वो आएंगे। वो कभी बागवानी विभाग जो है वो लोगों की सेवा के लिए बना है और हमारे जितने भी फील्ड के ऑफिस है वो हमेशा जो है तत्पर है लोगों के लिए। तो मेरा लोगों को यही मानना है कि अपनी टेक्निकल सलाह को छोड़ के हमारे बागवानी विभाग के जो अधिकारी हैं उन पे विश्वास करें और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना बगीचा लगाएं। या कई लोग जो पहले से बागवान है स्प्रेज अपने उससे कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बागवानी विभाग या यूनिवर्सिटी स्प्रे शेड्यूल्स वगैरह करती हैं उसके तहत चले। आपने कहा आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करवाइए, फिर आप जौन से सीजन के प्लांट्स लगाना चाहते हैं। अगर आप रेनी सीजन के लगाना चाहते हैं तो वो आपके जून जुलाई में लगते हैं, और अगर आप विंटर सीजन आते हैं, एप्पल आ गया, कीवी आ गया, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पिट्स या गड्ढे पहले तैयार करके दिसंबर से जनवरी के बीच हमारे बागवानी विभाग में भी जो नॉर्मल प्लांट्स है सीडलिंग वाले या रूट स्टॉक में आपको मिलेगा, वो वाले प्लांट्स आप ले सकते हैं। और फर्दर जितनी भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे अधिकारी हर एक ब्लॉक में जो है बागवानी विभाग के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HDOs HEOs है वो हमेशा जो है तत्पर है सेवा में। जी, आपने ये 2 तरह के सीजन के बताए, जैसे रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है और कौन कौन सी वेराइटीज इसमें आती है? रेनी सीजन्स में तो हमारे लेमन्स आपके आगे या गलगल हम हमारे बोलते हैं, संतरा आप लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। तो जितने भी हम सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये रेनी सीजन्स में होते हैं। जो विंटर सीजन प्लांट आई है हमारे प्लम आ गए, एप्पल आ गया, आपके कीवी आ गया, या आपने वॉलनट्स लगाने हैं, ये सब आपके विंटर सीजन्स में लगते हैं, मतलब दिसंबर टू फरवरी तक। तो ये भी डिपेंड करता है क्लाइमेट पे कि या एरिया पे कि कैसा एरिया है, तो आप रेनी वाले लगाएं या फिर विंटर वाले, कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर। जो लेमन या आपके रेनी सीजन वाले प्लांट है वो गर्म वाले क्षेत्र के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि जो सर्दी वाले हमारे होते हैं अगर आप वहाँ पे संतरा नींबू कुछ भी लगाएंगे तो जो पाला पड़ता है तो उससे वो प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों में कोई भी इस तरह के आपको ज़्यादा प्लांट्स नहीं मिलेंगे। तो क्लाइमेट के हिसाब से जो है कुदरत ने भी कुछ देख के जो है वो बनाया है। तो जितने भी नीचे का हमारे शिवा प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके रेनी सीजन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, शिवा प्रोजेक्ट ने एक बेहतरीन आउटपुट जो लोगों को दी है। अगर आप बिलासपुर साइड या निचली साइड सुंदरनगर मंडी साइड धर्मपुर साइड लोगों से पूछें तो लोगों के 2 साल में जो है वो फल आना भी शुरू हो चुका है। आप अच्छा प्लांट लगाएं, अच्छे नर्सरी से प्लांट लगाएं, रजिस्टर्ड जो हॉर्टिकल्चर विभाग से नर्सरीज है आप उन्हीं से प्लांट लगाएं।
जी, ये भी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि जब जैसे मिट्टी की जांच हो गई है तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप किस तरह की नर्सरी लगा रहे हैं, किस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह से वो सोच समझ के आपको करना चाहिए। जो बागवान तो कई प्राइवेट नर्सरी के ऊपर भी लेते हैं, और जो भी हॉर्टिकल्चर रजिस्टर्ड आपकी नर्सरीज आप उन्हीं से ले। और सबसे पहले तो मैं रहूँगा कि आप जितने भी बागवानी जो खुद आपको प्लांट्स प्रोवाइड करके देता है बागवानी विभाग, आप उस पर विश्वास करें। आप अपनी डिमांड अपने ब्लॉक में जाएं, लोग जब हमारे पास आएंगे तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे, या हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो तभी सेवा कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी गवर्नमेंट में हमारे हर साल आते हैं और सब्सिडाइज प्लांट्स आते हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि आप सबसे पहले तो हम अपने विभाग की जो आप आए, और हमारे पास फुलफिलमेंट करने के लिए हमारी नर्सरीज पूरी रेडी हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आपको प्राइवेट से लेने की जरूरत पड़ेगी। जी, और जो शुरुआत जब हम पौधे की करते हैं तो क्या कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे कि आपने स्प्रे की बात की, मिट्टी की जांच होगी, उसके बाद जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो क्या रहती है? मिट्टी की जांच के बाद तो जब हम गड्ढा करते हैं तो पौधा लगाने से पहले जो है वो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, गिल्ले में बिल्कुल जो है हमने पौधा नहीं लगाना है। और उसमें हमने कुछ फंजीसाइड वगैरह पहले नीचे डालना है, और पौधे को हमेशा आप ट्रीट करके लगाएं। हमारे बागवानी जो HDOs है उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है, और उन्हीं की वजह से जो आज हम भी जो बागवानी की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि उन लोगों का जो है हमें समय समय पे मदद मिलती रहती है। तो उन्हीं से ही जो है, और आप जो हमारे HDOs हैं उनसे आप टेक्निकल राय लें। हर कोई जो है आप उसमें कीटनाशक ना करें, हमें भी उन्हीं से ज्ञान मिलता है, और मैं चाहूँगा कि उन्हीं से जो ज्ञान लेके जो है टेक्निकली आगे किया जाए। जी, और ये जो सीडलिंग और रूट स्टॉक की हमने इसके बारे में भी सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या डिफरेंस रहता है और कैसे जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। सीडलिंग और रूट स्टॉक, सीडलिंग बीजू जो हम अपनी आम भाषा में कहते हैं, और रूट स्टॉक जो है रूट से निकला हुआ एक स्टॉक होता है जी। उसमें मेन डिफरेंस जो मुझे लगा कि लेमन लैंग्वेज में मैं अपने दर्शकों को और बागवान साथियों को बताना चाहूँगा कि रूट स्टॉक में जो जल्दी एक तो आपके फ्रूट आएगा और सेम कलर होगा। आपके सीडलिंग में आपके क्या होता था कि एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, और जब जो हम रूट स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग भांति भांति के रूट स्टॉक आते हैं, जो कई ड्राइनेस के लिए भी है, M111 है हमारे पास, कहीं पुराना बगीचा पहले था नया बगीचा नहीं लग रहा है उसके लिए हमारे पास MM793 है। तो अलग अलग विशेषताओं के साथ जो अलग अलग रूट स्टॉक है। तो इसमें जो है ड्राफ्ट बात है, छोटा आपके पौधा छोटा आपने देखा होगा, गमले में भी पौधे, तो वो सब रूट स्टॉक है। सीडलिंग पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और अर्ली फ्रूट है जी। और मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा आप प्लांट्स लगा सकते हैं, ये भी अब इन जो नई किस्में आई है इसमें फ़ायदा मिलता है। ये सघन खेती जिसे हम कहते हैं, या जो हमने भी अपनाई है, एक बीघे में लगभग हम ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, 300 के लगभग 300 से 400 के लगभग हमारा विभाग जो है रिकमेंड करता है रूट स्टॉक पे प्लांट्स M9 पे। तो लगभग 300 के करीब जो है हमने खुद भी एक बीघे पे है अभी लगाया हुआ है, और इसलिए कि चलो जो बीच की जगह है उसमें हम आने वाले समय में लगाएंगे। इससे जो है जो कम लोग जिनके पास अब आने वाले टाइम में जगह कम हो रही है, जमीनें हर एक आदमी से कम है, तो हम चाहेंगे कि जो भी बागवानी जिसका कम भी जमीन हो, ना सोचे कि हमारे पास कम जमीन है, अगर उसका एक खेत भी है तो वो एक ही खेत से जो है वो 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। अपने जो आपने मेंटल लेवल है उसको स्ट्रांग रखिए, आप उसी ज़मीन के लिए जो है सघन खेती आई है। जी, और हर काम के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो कितना समय लगता है, कितनी मेहनत की आवश्यकता है ताकि इनकम की ओर बढ़े, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर काम के लिए। मेहनत तो हर एक काम में मैम ज़रूरी है जी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर खाना भी खाना है तो उसके लिए भी हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। जी, खाना भी अपने आप नहीं खा पाएंगे, तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो कृपया आप इसे ना लगाएं जी। ना अपनी मेहनत खराब करें, ना अपना पैसा बर्बाद करें। तो मैं एक शौक और एक में मेहनत काफ़ी ज़रूरी है इसमें। जब से आप पौधा लगा देते हैं, और मैं चाहूँगा कि 3-4 साल, जैसा बच्चा होता है कि जब छोटा होता है तब आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो आपके लिए ही होता है, आपकी सेवा करता है। वैसे ही मैम सेब और बागवानी का है, जब आपको इनिशियल स्टेज में आप उसको केयर कीजिए और आपको लेटर स्टेज में आपको ही फायदा होगा। जी, जैसे आपने शुरुआत की, आपने हर एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले जब उसमें फ्लावरिंग हुई तब आपको खुशी हुई, फिर जब फ्रूट लगे तो तब आपको खुशी हुई। तो जब आपको ये सक्सेस मिली तो आपने कितने लोगों को साथ में गाइड किया, जो गांव के लोग थे, या फिर और जगह जाकर भी आपने कैसे आपने लोगों को गाइड किया? शुरुआत में तो जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो थोड़ा अटपटा तो सभी को लगता है, पर जब बाद में चीज़ें नॉर्मल आने लगती है तो लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं। तो मेरे गांव के सभी लोग जो है आज की समय में सभी ने जो है सेब के
पौधे और प्लम के जो है बागवानी की तरफ भी आगे हैं। और बाकी मेरा एक अपना पेज चलता है हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन में, यूट्यूब में, उसके थ्रू मैं लोगों को जितना सा समय मिल पाता है नौकरी के बाद, या मेरा फेसबुक पे अपने उसमें मैं अपने मोहित शर्मा के जो मेरा हॉर्टिकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन के नाम से फेसबुक में पेज, उसमें मैं समय समय पे जो है वो सिर्फ न्यू बागवान जो नया होना चाहते, जो तो पहले से उन्हें तो हम कुछ नहीं बता सकते, हम तो बहुत छोटे हैं, पर जो नया कृषि से बागवानी की तरफ नया आदमी आना चाहते हैं, उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी वीडियोस डालते हैं कि पहले खेत ऐसा था, आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। जी, तो अभी कितना फायदा लगता है आपको कि कितने लोग अब इस ओर अग्रसर हो रहे हैं? धीरे धीरे समय समय पे जो है लोग कारवां जुड़ता रहता है, बस आपको चलने की देर होती है। वैसे ही हमारी तरफ का भी था, पहले कुछ भी पौधे दिखने को नहीं मिलता था। हमारे जो ये प्रगना चौथा वाला क्षेत्र आया, तो लगभग पिछले 3-4 साल से हर साल जो है इसमें मैम बढ़ोतरी ही हो रही है। धीरे हम भी अपनी बात करें तो हम भी सैंपल पे पहुंच गए, तो आसपास के जो लोग हैं वो सभी लोग जो मिलजुल के जो है वो अब लगाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जी मोहित, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और एक बहुत मोटिवेशन जो है वो सभी को मिला होगा कि बागवानी क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और कार्यक्रम में आने के लिए। जी, तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।